अयोध्या का राजा दशरथ शादी होने के कई साल बाद भी बच्चों का ना होना देख बहुत दुखी होते थे। उनको उत्तराधिकारी ना होने की चिंता बहुत थी। वशिष्ठ महामुनि दशरथ राजा को ऐसे देख उनकी चिंता के कारण जानते हैं। राजा, महायज्ञ का आयोजन कीजिए, अब वो भगवान ही आपकी चिंता दूर कर देंगे। ये कहकर अगले ही दिन दशरथ राजा और वशिष्ठ मुनि मिलकर महायज्ञ का शुरुआत करते हैं। यज्ञ के दौरान एक शक्तिशाली आदमी प्रसाद लेकर उस यज्ञ की आग से बाहर आता है। इस प्रसाद को अपने 3 बीवियों में बांट दो, ये कहकर प्रसाद को दशरथ राजा के हाथ में देते हैं। कुछ ही दिनों में कौशल्या को राम, कुछ और दिन बाद सुमित्रा को लक्ष्मण और कुछ और दिन गुजरने के बाद कैकेयी को भरत और शत्रुघ्न जन्मते हैं। कुछ ही सालों में विद्याभ्यास करने के लिए दशरथ राजा उनके बच्चों को वशिष्ठ मुनि के आश्रम भेजते हैं। उनकी पढ़ाई के दौरान एक हादसा ऐसे हुआ था कि एक महायज्ञ को एक राक्षस रोकने की बहुत कोशिश कर रहा था। तब राम उसका ताकत और बुद्धि का इस्तेमाल करके उस राक्षस को खत्म कर देता है और यज्ञ के बीच कोई आपत्ति नहीं आने देता है। श्री राम की वीरता का वशिष्ठ महामुनि कदर करते हैं। दूसरी तरफ जनक महाराज सीता स्वयंवर के लिए डंडोरा पिटवाते हैं। ये जानकर राम के जन्मदिन के शुभ संदर्भ पे राम लक्ष्मण दोनों को सीता स्वयंवर ले जाते हैं। अत्यंत सुंदर सीता के लिए दूर दूर से राजाएं हाजिर होते हैं। वही मौजूद शिव धनुष को जो आदमी तोड़ता है, जनक महाराज कहते हैं कि वही आदमी सीता के पति बन पाएंगे। वही हाजिर बहुत सारे राजाएं उनकी अपने अपनी ताकत का दिखावा करते हैं, लेकिन सारे कोशिश विफल होते हैं। तब वशिष्ठ महामुनि के आदेश के अनुसार राम उस शिव धनुष को एक बड़ी ध्वनि से तोड़ देते हैं। तब जनक महाराज सभी के आशीर्वाद से राम और सीता की शादी धूमधाम से करवाते हैं। उसके बाद वो दोनों उनके घर अयोध्या पहुंचते हैं। आइए मिलते हैं हमारे युवा किसान सत्यवान से। शहर से पढ़कर आया ये नौजवान वैज्ञानिक तरीकों से खेती करता है और भरपूर फसल उगाता है। मिट्टी से सोना उपजाता, सारे जग की भूख मिटाता। अब किसान हो गया ताकतवर, टेक्नोलॉजी आई है घर घर। और ये है सत्यवान का पड़ोसी किसान किशन लाल। अब तक मैं अपने बाप दादा का नाम रखने के लिए खेती करता रहा, पर अब मुश्किल बढ़ गई है। गांव वाले कुछ भी कहें, इज्जत से खाली पेट नहीं भरता। ये खेत बेचकर शहर चला जाता हूं, कोई न कोई काम मिल ही जाएगा। रामू और हरिया भी तो वही हैं। अरे यहां मेरी फसल मर रही है और ये सत्या खुशहाली के गीत गा रहा है। हर बार शहर से अच्छे खाद बीज ले आता है। जरूर इसके पास बहुत पैसा है। लगता है इस गांव में यही है जो मेरी जमीन खरीद सकता है।
सत्या भाई, तुम किस्मत वाले हो। तुम्हारे हाथ लगते ही बंजर खेत लहलहा उठते हैं। मेरी तकदीर में तो खेती से कमाई करना ही नहीं लिखा। आमदनी अट्ठन्नी, खर्चा रुपया। सोचता हूं अब शहर जाके कोई रोजगार करूंगा। अरे भैया, ऐसे हिम्मत मत हारो। अब मैंने फैसला कर लिया है, बस ये पुश्तैनी खेत कोई भला मानुस ले ले। सत्या भाई, क्यों ना तुम ही मेरी चिंता दूर कर देते? तुम्हारे खेत से लगता हुआ ही है, इसे मिलाकर अपना खेत बड़ा कर लो। सत्यवान ने कुछ सोचकर किशनलाल की 3 एकड़ जमीन 5 लाख रुपए में खरीद ली और किशनलाल ने शहर का रुख किया। सत्यवान के खेत में सोयाबीन की भरपूर पैदावार हुई। इधर किशनलाल ने एक कारखाने में नौकरी करके अच्छे पैसे जमा कर लिए। जब वह गांव वापस आया तो देखता है कि उसके खेत का तो काया पलट हो गया। अरे, ये तो चमत्कार हो गया। मेरी बंजर जमीन पे इतनी उपज कैसे? किशनलाल ने खेत बेच तो दिया था, पर उससे मोह नहीं छूटा था। फिर उसी खेत को ऐसी फसल उपजाते देख उसका मन बदल गया। फिर रात भर सोचता रहा कि कैसे भी हो सत्यवान से अपना खेत वापस लेगा और जम के खेती करेगा। आओ किशन भैया, सब कुशल मंगल। वैसे तो सब ठीक है, पर शहर की भागम भाग से परेशान हो गया हूं। सोचता हूं गांव ही में रहकर खेती करूं, वह भी तुम्हारे तरीकों से। ठीक सोचते हो भैया, अपनी जमीन से जुड़ के रहने की बात ही कुछ और है। मैं भी इसलिए शहर से लौट आया। सत्या भाई, मैं अपना खेत वापस लेना चाहता हूं, क्या कहते हो? भैया बुरा मत मानना, पर मैं इसे बेचना नहीं चाहता। इस खेत पे बहुत मेहनत की है मैंने और खर्च भी लगाया है। वो तो दिख ही रहा है। तुमने 5 लाख में लिया था, मुझसे 7 लाख ले लो। भैया, आप जिद ही करते हो तो आज इसकी कीमत कम से कम 10 लाख होगी। तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी सत्या। मेरा ही खेत मुझे दुगने दाम पर बेचना चाहते हो? वो भी सिर्फ आपके लिए, वरना मैं तो बेचना ही नहीं चाहता। ये तो सरासर बेईमानी है। मैं ये मामला पंचायत में ले जाऊंगा। जैसा आप ठीक समझो भैया। क्यों बेटा, तू किसना को उसका खेत काहे नहीं लौटा देता? दादा, मैंने इस सूखे खेत को सुधारने में बड़ी मेहनत और खर्च किया है। मैं तो बेचना नहीं चाहता था, पर किशन भैया अड़ ही रहे हैं, तो उचित कीमत तो लूंगा ना। लालच की हद होती है। 5 लाख की जमीन के 10 लाख मांग रहे हो। भैया, जब जमीन आपके पास थी तो एकड़ की मुश्किल से 4 क्विंटल सोयाबीन होती थी। अब पूरे 9 क्विंटल उतरती है। भैया, ऐसा भी हो सकता है क्या? ऐसा भी हो सकता है? अरे मुझे तो यकीन ही नहीं होता। हैं? इतनी उपज तो हमने कभी ना देखी ना सुनी। ये तुमने कैसे किया? इसकी मदद से। फोन से? वो कैसे? मैंने इसमें एग्री सेंट्रल ऐप डाला। इस ऐप में बुआई से लेकर फसल बेचने तक हर कदम पर सच्ची और अच्छी जानकारी मिलती है। बस मैं एग्री सेंट्रल की सलाह अपनाता गया और पैदावार बढ़ती गई। सरपंच जी, मेरा फैसला। अरे तुम रुको भी। सत्या, ये तो पूरे गांव के लिए फायदे की चीज है, जरा खुल के बताओ। इस ऐप में है मेरे 6 सच्चे साथी। पहला है क्रॉप प्लान। ये मुझे अपनी बुआई की तारीख के हिसाब से बताता है कि खेत को कैसे तैयार करना, कब कौन सी खाद डालनी है, कब कौन सा स्प्रे करना और कब सिंचाई। और हाँ, खाद, बीज, दवाई सब के लिए अच्छी गुणवत्ता वाले विकल्प भी सुझाता है। काका, साल दर साल हम एक ही तरह की फसल लगाते हैं। इससे मिट्टी की उत्पादकता कम हो जाती है और रोगों का हमला भी बढ़ता है। एग्री सेंट्रल बताता है कि फसलों का फेरबदल कैसे करें ताकि मुनाफा बढ़े, खेत उपजाऊ बने रहे। पर मैंने तो हर साल अलग फसल लगाई, महंगी खाद और दवा भी डाली, पर ऐसी फसल कभी नहीं हुई। आपको पत्तियां जली हुई दिखाई देती थी तो आप उन पर झुलसा रोग की दवा छिड़कते थे, पर असल में आपके खेत की मिट्टी में कीड़े थे जो फसल को जड़ से खा रहे थे। मुझे इसका पता चला साथी नंबर 2 से, जिसका नाम है क्रॉप केयर। इसमें मैंने पौधे की जड़ों की फोटो डाल दी और इसकी जबरदस्त तकनीक ने बताया कि ये नीमीटोड नाम का कीड़ा है। फिर उसका उपचार भी बताया। आज खेत में कीड़ों का नामो निशान नहीं है। ये सब कर भी लें,
पर इंद्रदेव का क्या भरोसा। मेरी फसल अच्छी हुई थी, पर कटाई करके रखी और अगले ही दिन भारी बरसात आ गई। सारा माल खराब हो गया। इसी मर्ज की दवा है मेरा साथी नंबर 3। इसको देख लेते तो तुम्हें अगले 15 दिन के मौसम का पूर्वानुमान मिल जाता और तुम अपनी फसल बचा लेते। अच्छा, अब मैं परिचय करवाता हूँ चौथे साथी मार्केट व्यू से। अच्छी पैदावार लेना ही काफी नहीं, उसको अच्छे भाव पर बेचना भी तो होगा। इसमें सब फसलों के देश भर के भाव और उनके उतार चढ़ाव की जानकारी मिलती है, जिससे मैं तय करता हूँ कि फसल कब और कहाँ बेचनी है। अरे वाह, मैं तो हमेशा अपना धान लाला को ही बेचता था, अब मुझे सही दाम मिलेगा। मेरा 5वां साथी बुलेटिन भी बड़े काम की चीज है। इसमें मैं कृषि जगत की खबरें पढ़ता हूँ। कौन सी नई तकनीक आ रही है, सरकार की कौन सी योजना फायदेमंद है। इसी ने मुझे बताया कि स्प्रिंकलर सेट पर 80% अनुदान है। छठा और सबसे अनोखा साथी है फार्म वॉइस। आप सबने फेसबुक तो देखा ही होगा। समझो ये किसानों का अपना फेसबुक है। इससे मैं दूर दराज के किसानों से जुड़ता हूँ, अपनी समस्याएं साझा करता हूँ और हो सके तो दूसरों का समाधान भी करता हूँ। एग्री सेंट्रल के वैज्ञानिक भी अपनी सलाह देते हैं। ये सब तो अंग्रेजी में होगा, वो हमें कहाँ आती है। नहीं जतिन दादा, ये ऐप हिंदी में भी है। आप अपनी भाषा में पढ़ सकते हो और लिख भी सकते हो। जब ये ऐप इतना सब कुछ देता है तो इसकी कुछ फीस भी तो होगी। नहीं रमेश, ये बिल्कुल मुफ्त है। लाओ, अभी तुम्हारे फोन में डाल देता हूँ। भाई, तुमने वाकई में कमाल कर दिया। ये खेत तुम ही रखो और दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करो। तुमने मुझे एग्री सेंट्रल दे दिया, यही मेरे लिए काफी है। मेरे भाई की जमीन परती पड़ी है, उसकी साझेदारी में खेती करूंगा और तुम्हारी तरह खुशहाल किसान बन जाऊंगा। स्मार्ट किसान भैया। लो जी, इन्होंने तो अपना झगड़ा सलटा लिया और गांव वालों को एक खजाने की चाबी भी दे दी। जब हो अच्छी पैदावार हम कैसे माने हार। आ गया है एग्री सेंट्रल लेके खुशियों की बौछार। वेंकैया नामक एक आदमी रहता था। वो बहुत गरीबी में जी रहा था। वो अपनी पत्नी और बेटे के साथ एक छोटे घर में रहता था। वेंकैया एक छोटे होटल में काम करता था। वेंकैया का मालिक रंगैया, जो हर रोज की कुली उसे देता था, वो वेंकैया को बिल्कुल काफी नहीं था। इसी कारण वो तीनों अच्छा खाना खाकर बहुत दिन हो गए थे। वेंकैया की पत्नी कमला भी जब भी उसको वक्त मिलता था, उस गांव के कुछ घरों में साफ सफाई करना, बर्तन साफ करना जैसे काम करती थी। लेकिन वो पैसे भी उनके लिए काफी नहीं थे। इस कारण पति पत्नी दोनों एक दिन घर में बैठकर ऐसे बात करते हैं। हाँ, जो भी पैसे कमा रहे हैं उसी दिन खत्म हो जा रहे हैं। ऐसे ही चलता रहा तो हम हमारे बच्चे को कैसे पढ़ाएंगे? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है जी। मुझे भी पता नहीं कमला कि हमारी जिंदगी कब बदलेगी, कि हम अपने खुद के घर में आराम से कब सोएंगे। वो दिन कब आएगा? वरना आप ऐसी छोटी मोटी काम नहीं, कुछ बड़ा देख लीजिए ना, ऐसा कुछ जो हमें ज्यादा पैसे दे। ये सुनकर वेंकैया, ठीक है कमला, कल सुबह जाकर मैं कोई दूसरा नया काम ढूंढूंगा, ऐसे कहता है। अगली सुबह वेंकैया उसके मालिक रंगैया के पास जाकर ऐसे कहता है, साहब, जो पैसे आप मुझे दे रहे हैं वो काफी नहीं है साहब, इसीलिए सोच रहा था कि नया काम ढूंढ लूंगा। अरे ये कैसी बात हुई वेंकैया? अभी अभी तो व्यापार अच्छा चल रहा है, अब अगर तुम छोड़ दोगे तो कैसे होगा? बात तो सही है साहब, लेकिन ठीक है, एक काम करो, हमारे होटल में लोगों को मछली की करी बहुत अच्छी लगती है ना, तुम्हें मछली पकड़ना तो वैसे भी आता है, तुम हर रोज होटल को मछलियाँ लाओ। ऐसे करके तुम्हें भी ज्यादा पैसे मिलेंगे और मेरा व्यापार भी बढ़ेगा। ठीक है साहब, मैं कल से ही मछलियाँ पकड़ के लेके आऊंगा। ये कहकर वो वहाँ से चले जाता है। अगले दिन वेंकैया मछलियाँ पकड़ने पास में मौजूद तालाब को जाता है और वहाँ कुछ मछलियाँ पकड़ता है। ऐसे वो उस दिन के पकड़े हुए मछलियाँ लेकर होटल जाकर
उसके मालिक रंगैया को देता है। ताज़ी मछलियाँ लाने के लिए होटल का मालिक रंगैया वेंकैया को उसके रोज की कूली से कई गुना ज्यादा पैसे देता है। ये देख वेंकैया बहुत खुश होता है। ऐसे ही अगले दिन भी ज्यादा मछलियाँ पकड़कर वेंकैया रंगैया को देता है। उसी हिसाब से रंगैया भी ज्यादा पैसे देता है वेंकैया को। ऐसे ही कुछ दिन चलता रहा और वेंकैया को भी ज्यादा पैसे मिलने लगते हैं। ऐसे ही चलता रहा तो कुछ दिनों में हम एक घर भी खरीद पाएंगे और हमारे बच्चे को एक अच्छे स्कूल में पढ़ा सकते हैं। ये सोचकर पति पत्नी दोनों बहुत खुश होते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन मछलियाँ पकड़कर होटल जाता है वेंकैया। वेंकैया, व्यापार ठीक नहीं चल रहा है। कल से मैं तुम्हारे पास मछलियाँ नहीं खरीद पाऊंगा और आज भी इतने सारे मछलियाँ मैं नहीं खरीद पाऊंगा, इसलिए थोड़े ही खरीदूंगा और उनके पैसे दे दूंगा। ये कहकर कुछ ही मछलियाँ लेकर उनके ही पैसे देता है रंगैया। उसके बाद बाकी मछलियों को हाथ में लेकर वेंकैया ऐसे सोचता है, अरे रे, अभी अभी तो मैंने सोचा कि पैसे हाथ में आ रहे हैं और ऐसे हो गया। ऐसे ही दुख में वो अपने घर जाता है। घर जाकर जो कुछ भी हुआ वो अपनी पत्नी कमला को बताता है। रहने दो जी, जो आया वो आया, जो गया वो गया, अब क्या ही करेंगे, हमारे नसीब में तो इतना ही लिखा है शायद। ठीक है, चलो आज के लिए मैं खाना तो बना लूंगी। ये कहकर वेंकैया के लाए हुए सारे मछलियों में से बड़ी मछली को काटते ही उसके अंदर उसे सोने की बड़ी मूर्ति दिखाई देती है। उसे देख कमला आश्चर्यचकित हो जाती है और तुरंत उस मूर्ति को वेंकैया के पास ले जाती है। उस मूर्ति को देख वेंकैया, अरे बाप रे, ये तो शुद्ध और स्वच्छ सोने से बना है, इसे बेचेंगे तो हमें बहुत पैसे मिलेंगे, ऐसे कहता है। हाँ जी, बात तो सही है, मुझे लगता है कि हमें नसीब इस रूप में आया है। वो कहते हैं ना कि भगवान जब एक दरवाजा बंद कर देता है तो दूसरी तरफ एक और खोल देता है, ऐसे कहती है। अरे हाँ, बिल्कुल ठीक कह रही हो कमला। अगले दिन उस सोने की मूर्ति को लेकर सोने के दुकान जाता है वेंकैया। वहाँ का मालिक उस मूर्ति को जांचकर ऐसे कहता है, अरे ये तो बहुत पुराना मूर्ति है और इसका मूल्य बहुत ज्यादा है। अब तुम्हें देने के लिए मेरे पास उतने पैसे तो नहीं है। अरे रे, अब क्या करेंगे साहब? लेकिन मैं तुम्हें थोड़े थोड़े करके पैसे दे सकता हूँ, एक ही बार में तो नहीं दे सकता। मंजूर है वेंकैया? ठीक है, वही करेंगे फिर। ये कहकर उस मूर्ति को बेचकर थोड़े पैसे घर ले जाता है वेंकैया। लिए उन पैसों से सबसे पहले वो एक होटल शुरू करता है और उस होटल में वो मछली की बिरयानी को बेचना शुरू करता है। रंगैया के मछली की करी के अलावा उस गांव में किसी ने भी अब तक मछली की बिरयानी नहीं बनाई है, इसीलिए वेंकैया की होटल की बिरयानी एकदम बहुत प्रसिद्ध बन जाता है। इस कारण वो उसके होटल में कुछ लोगों को काम भी देता है और क्योंकि वेंकैया वेतन ज्यादा दे रहा था, ये सुनकर रंगैया के होटल में काम करने वाले लोग भी वेंकैया के होटल जाकर काम करने लगते हैं। ये सुनकर रंगैया वेंकैया के पास जाकर ऐसे कहता है, क्या वेंकैया, मेरे होटल में काम करने वाले लोगों को भी तुम्हारे होटल में काम करने के लिए लगा दिया तुमने? तुम्हारे वजह से मेरा व्यापार खराब हो गया है। तुम कूली का काम करते हुए मछलियाँ पकड़ते थे, एक बार में जब नसीब बदल गया तो अकड़ चढ़ गया दिमाग को। साहब, मैंने उनसे ये नहीं कहा कि आपके पास काम बंद करके मेरे पास काम करने आ जाए। उनको काम चाहिए था और मेरे पास काम था तो मैंने दिया, बस। जरा मैं भी तो देखो कि कितने दिन तुम ऐसे ही व्यापार चलाओगे। व्यापार चलाना आसान नहीं होता है वेंकैया, हमारे परिवार में ये बहुत सालों से आ रहा है। एक बार जो नुकसान आ गया ना, तुम वापस कूली का काम ही करने लगोगे। याद रखना, क्या कहीं लिखा है कि आप जैसे लोग ही व्यापार कर सकते हैं और हमारे जैसे नहीं? और वैसे भी मुझे कोई डर नहीं है साहब, अगर मेरा व्यापार नहीं चला तो मैं वापस कूली का काम कर ही लूंगा, लेकिन आप तो वो भी नहीं कर पाएंगे। आपका व्यापार वैसे भी ठीक तो नहीं चल रहा, तो जरा आप ही देख लो, कूली का काम करना है या कोई और। ऐसे आराम से रंगैया को जवाब दे देता है वेंकैया। ये सुनकर
गुस्से में चुपचाप वहाँ से चले जाता है रंगैया। एक तरफ होटल चलाते हुए कमाकर दूसरी तरफ उस सोने के दुकान के मालिक से पैसे लेता है वेंकैया। उन्हीं पैसों से उसके बेटे को एक अच्छे स्कूल में पढ़ाता है, एक अच्छा घर भी खरीदता है और उसकी बीवी को ढेर सारे गहने खरीदता है। ऐसे कुछ ही दिनों में वेंकैया काम के लिए ढूंढने के स्थान से काम